परिचय। बच्चों बताओ कि कक्षा में कितने छात्र हैं? 35 हैं सर। बहुत अच्छे। और इनमें से कितने छात्रों की लंबाई 3 फीट से ज्यादा है? ऐसे 5 छात्र हैं सर। और इनमें से कितनी लड़कियां हैं? ओह, बहुत सी लड़कियां हैं सर। क्या तुम जानते हो कि मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं? नहीं सर। मैं आपकी कक्षा के आंकड़े ले रहा हूं। आंकड़े? वो क्या होते हैं सर? अच्छा चलो, आज हम अपने इस अध्याय में आंकड़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: आंकड़ों को परिभाषित करना, सांख्यिकी को परिभाषित करना, दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज बनाना, माध्य, माध्यक और बहुलक को परिभाषित करना, माध्य, माध्यक और बहुलक की गणना करना। परिभाषा। हम जानते हैं कि संख्यात्मक या अन्य तथ्य या चित्र, जिन्हें आंकड़े यानी डाटा कहते हैं, एक खास उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। डाटा लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन है। स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन शब्द स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ एक राजनैतिक राज्य होता है। सांख्यिकी का काम आंकड़ों का संग्रह करना है, संगठित करना, विश्लेषित करना और निर्वचन करना। आंकड़ों का संग्रह है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े और दूसरे गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े: जब अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया हो, तो इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। गौण आंकड़े: जब किसी स्रोत से, जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं, आंकड़े प्राप्त किए गए हों, तो उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहा जाता है। इस प्रकार के आंकड़े का प्रयोग, जिसे किसी और ने इन्हें अन्य संदर्भ में एकत्रित किया है, यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि ये स्रोत विश्वसनीय है, काफी सावधानी के साथ करना चाहिए। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का संग्रह करने के बाद अन्वेषक को इन आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की विधियों को ज्ञात करना होता है जो अर्थपूर्ण हो और सरलता से समझी जा सकती हों। आइए अब कुछ उदाहरणों को देखें जो आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को दर्शाते हैं। संख्याओं को देखो। ये संख्याएं विज्ञान विषय में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। आंकड़ों के इस रूप को यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। छात्रों द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक 25 है और छात्रों द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक 95 है। यदि हम इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो हमारे लिए अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक ज्ञात करने में आसानी होगी। आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर काफी समय लग सकता है, विशेष रूप से तब जबकि प्रयोग में प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो, जैसा कि अगले उदाहरण में आप देख सकते हैं। अतः यह आरोही क्रम है। अब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि न्यूनतम अंक 25 है और अधिकतम अंक 95 है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। अतः इस उदाहरण में परिसर 95 घटा 25 बराबर 70 है।
बारंबारता। इन संख्याओं को देखिए। ये 20 छात्रों द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंक हैं। इसमें अधिकतम अंक 10 है। हम देख सकते हैं कि 2 छात्रों ने 10 अंक प्राप्त किए हैं। अतः 10 की बारंबारता 2 है। एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की बारंबारता कहा जाता है। हम इस आंकड़े को ज्यादा आसानी से समझने के लिए एक सारणी में लिखते हैं। ये अंक हैं और ये बारंबारताएं हैं। इस सारणी को अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी या केवल बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। कई बार हमें आंकड़ों की बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तो ऐसी बड़ी संख्या वाले आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हम इन्हें वर्गों में बांट देते हैं, जैसे 0 से 3, 4 से 7 से लेकर 16 से 19 तक, क्योंकि हमारे आंकड़े 1 से 18 तक हैं। इन वर्गों को वर्ग या वर्ग अंतराल कहते हैं और माप को वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहा जाता है। यहाँ माप 4 है। इन सभी वर्गों में सबसे छोटी संख्या को निम्न वर्ग सीमा और सबसे बड़ी संख्या को ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं। जैसे 0 से 3 में 0 निम्न वर्ग सीमा है और 3 ऊपरी वर्ग सीमा है। इस प्रकार की सारणियों को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। जब आंकड़ों को सीखने वालों के सामने चित्रात्मक या आलेखीय रूप में निरूपित किया जाता है, तो यह निरूपण को ज्यादा दर्शनीय और समझने योग्य बनाता है। आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करने के कई प्रकार हैं। दंड आलेख, एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। आइए इनके बारे में एक एक करके जानें। दंड आलेख। हम जानते हैं कि दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है, जिसमें प्रायः एक अक्ष, मान लीजिए एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान दूसरे अक्ष, मान लीजिए वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती हैं। आइए अब हम निम्नलिखित उदाहरण लेकर इनका पुनर्विलोकन करें कि एक दंड आलेख किस प्रकार बनाया जाता है। यह नीना द्वारा पिछले हफ्ते खाई गई चॉकलेटों की संख्या बताता है। क्या आप बता सकते हैं कि किस दिन उसने सबसे अधिक चॉकलेट खाई थी? हम देख सकते हैं कि बृहस्पतिवार को उसने सबसे अधिक चॉकलेट खाई। दंड आलेख का निरूपण। अब हम सीखेंगे कि दंड आलेख का निरूपण किस प्रकार करते हैं। इस सारणी को देखिए। यह 20,000 मासिक आय वाले परिवार के विभिन्न वस्तुओं पर खर्च को दर्शाती है। आइए एक दंड आलेख खींचिए। दंड आलेख बनाने के लिए हम वस्तुओं को क्षैतिज अक्ष पर और खर्च को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दर्शाते हैं। दोनों अक्षों पर वस्तु और खर्च को चिन्हित कीजिए। यहाँ 1 का अर्थ है 1000 और 2 का अर्थ 2000 है। अब अपनी पहली वस्तु को निरूपित करने के लिए, जो कि ग्रोसरी है, हमें 4 इकाई का एक दंड बनाना है। इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं को 1 इकाई के अंतराल के बाद 2 क्रमागत दंडों द्वारा निरूपित करते हैं। आयत चित्र।
दंड आलेख की तरह ही आयत चित्र भी आलेख पत्र पर बनाए गए स्तंभों से बनता है। आमतौर पर दो आसन्न स्तंभों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। यह संतत अंतरालों के लिए प्रयुक्त होता है। इस बारंबारता सारणी और इस वर्ग अंतराल को देखिए। ये अंतराल संतत है। यह बारंबारता सारणी 36 छात्रों के द्रव्यमान को निरूपित करती है। आलेख खींचने के लिए भार को क्षैतिज अक्ष पर और छात्रों की संख्या को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करते हैं। चूंकि अधिकतम बारंबारता 15 है, इसलिए हमें अधिकतम बारंबारता को निरूपित करने के लिए पैमाना चुनना होगा। साथ ही क्योंकि पहला वर्ग अंतराल 0 के बजाय 30.5 से प्रारंभ होता है, हम इसे अक्ष पर एक व्यवधान के द्वारा अंकित करेंगे। आइए अब वर्ग अंतराल 30.5 से 35.5 के लिए 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बनाएं। इसी प्रकार हम दूसरा आयत बनाते हैं। इसे आयत चित्र कहते हैं। बारंबारता बहुभुज। किसी बारंबारता बहुभुज बनाने हेतु आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ देते हैं। आयत चित्र बनाए बिना ही बारंबारता बहुभुजों को स्वतंत्र रूप से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें आंकड़ों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। वर्ग अंतरालों के इन मध्य बिंदुओं को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह प्राप्त करने के लिए हमें सभी ऊपरी सीमाओं और निम्न सीमाओं का योग करके उसे 2 से विभाजित कर देते हैं। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना करने में बहुत उपयोगी होता है। जैसे एक ही विद्यालय के 2 फुटबॉल टीमों के प्रदर्शन की तुलना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय आंकड़ों के माध्य या किसी खास मान से होता है और इसका मापन माध्य, माध्यक और बहुलक से किया जाता है। आइए एक एक कर इनके बारे में जानें। माध्य। अनेक प्रेक्षणों का माध्य या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे इस चिन्ह जिसे x बार पढ़ा जाता है, इससे प्रकट किया जाता है। माध्यक। माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त कर देता है। जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है, तब माध्यक n/1/2वें प्रेक्षण का मान होता है। उदाहरण के लिए यदि n बराबर 13 है, तो 13/1/2वां माध्यक होगा, जो कि 7वां प्रेक्षण है। और प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है, तब माध्यक n/2वां और n/2 जमा 1वां प्रेक्षणों का माध्य होता है। उदाहरण के लिए यदि n बराबर 16 हो, तो 16/2वां और 16/2 जमा 1वें प्रेक्षणों के मानों का माध्य अर्थात 8वें और 9वें प्रेक्षणों के मानों का माध्य ही माध्यक होगा। आखिरी माप बहुलक है। बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है।
उदाहरण। आइए अब एक उदाहरण को हल करते हैं। माउंट राइवल प्रत्येक वर्ष एक फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करता है। इस वर्ष 10वें खेल में घरेलू टीम की ओर से सबसे अधिक गोल करने वाले ने 7, 5, 0, 7, 8, 5, 5, 4, 4 और 5 गोल किए। माध्य स्कोर क्या है? आइए हम एक चर xi का प्रयोग करें जो कि i वे प्रेक्षण को प्रकट करता है। इस स्थिति में i का मान 1 से 10 के बीच हो सकता है। अतः हमारा पहला प्रेक्षण x1 है और दूसरा प्रेक्षण x2 है और x10 तक सभी मान इसी प्रकार होंगे। यहाँ x1 बराबर 7 पहले प्रेक्षण का मान है। इसी प्रकार x2 बराबर 5, x3 बराबर 0, x4 बराबर 7, x5 बराबर 8, x6 बराबर 5, x7 बराबर 5, x8 बराबर 4, x9 बराबर 4 और x10 बराबर 5। अतः माध्य x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, जो कि x1 जमा x2 जमा x3 जमा x4 जमा x5 जमा x6 जमा x7 जमा x8 जमा x9 जमा x10 बटा 10 के बराबर है, जो 7 जमा 5 जमा 0 जमा 7 जमा 8 जमा 5 जमा 5 जमा 4 जमा 4 जमा 5 बटा 10 के बराबर है। यह 50 बटा 10 के बराबर है, जो कि 5 के बराबर है। अतः माध्य स्कोर 5 है। यदि प्रेक्षणों की संख्या ज्यादा जैसे x30 होती तो माध्य की तुलना करने में काफी समय लगता। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम संकलन के लिए ग्रीक चिन्ह सिग्मा का प्रयोग करते हैं। अतः x1 जमा x2 जमा x3 जमा इत्यादि जमा x30 तक लिखने के बजाय हम इसे xi का योग लिखते हैं, जहां i का मान 1 से 30 तक विचरण करता है। यह अवर्गीकृत बारंबारता के लिए है। 20 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों 10 में से उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि बहुलक उस प्रेक्षण का मान है जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है। आइए इन चिन्हों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हम देख सकते हैं कि 9 सबसे अधिक आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि 9 ही अंकों का बहुलक है। क्या आप जानते हैं स्टेटिस्टिक्स शब्द लैटिन के स्टेटस या इटालियन शब्द स्टेटिस्टा से आया है। इन शब्दों का अर्थ राजनैतिक राज्य या सरकार होता है। शेक्सपियर ने अपने नाटक हेमलेट सन 1602 में स्टेटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया है। पुराने समय में सांख्यिकी का प्रयोग शासकों द्वारा किया जाता था, लेकिन सांख्यिकी का प्रयोग शासकों और राजाओं तक ही सीमित था, जो इसका प्रयोग अपने सैन्य क्षमता, संपत्ति, करों और दूसरे सरकारी मदों के आकलन के लिए अपने राज्य की भूमि, कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या की गणना के लिए किया करते थे। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों और अंकों को आंकड़ा कहते हैं। सांख्यिकी अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें
आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन पर विचार किया जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप हैं। माध्य, प्रेक्षणों के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त हो जाता है। इसमें x प्रकट किया जाता है। माध्यक, माध्यक सबसे मध्य वाले प्रेक्षण का मान होता है। जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब माध्यक n/1/2वें प्रेक्षण का मान होता है, और यदि प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है तब माध्यक n/2वें और n/2 = 1वें प्रेक्षणों का माध्य होता है। बहुलक, सबसे अधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण बहुलक होता है।